हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। रूस ने एक नए प्रकार की वैक्सीन बनाई है जो कि कैंसर का इलाज करेगी 80% तक। mRNA तकनीकी प्रकार की यहाँ पर वैक्सीन है। तो ये कैसे काम करेगी, कितने परसेंट तक इलाज संभव है, कितनी महंगी मिलेगी, किन पर ट्रायल किया गया है, क्या इंसानों पर ट्रायल किया गया है कि नहीं किया गया, ये सारे पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो है WHO हो या कोई भी बड़ी संस्था हो, लगातार ये बोलती रहती है कि वैश्विक स्तर पर इतने करोड़ लोग जो है कैंसर की वजह से मर गए। लाखों मामले जो है भारत में भी देखने को मिलते हैं और विश्व में दूसरे नंबर पर मौतों का कारण जो है वो कैंसर होता है। लाइलाज बोलते हैं, समय पर अगर जानकारी ना हो तो इंसान का बचना नामुमकिन सा हो जाता है। और मैं बता दूं, अगर आप इसकी कैंसर की वैक्सीन की दवाइयों की बात करेंगे तो कुछ कुछ दवाइयां लाखों रुपए में मिलती हैं, 15-15, 20-20 लाख रुपए की। तो एक आम इंसान के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रूस की जो है नई mRNA कैंसर वैक्सीन, ये क्या है, कैसे काम करेगी, सारा यहाँ पढ़ेंगे। तो रूस ने जो है प्री क्लिनिकल स्तर पर, ठीक है, mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन जिसका नाम है इंटेरोमिक्स, याद रखिएगा नाम, इंटेरोमिक्स जो है इसका नाम रखा गया है, इसको विकसित कर लिया है। और इनका मानना है कि 80% तक जो है कैंसर का जो भी ट्यूमर होता है उसको कम करने में जो है ये सामर्थ्य हासिल कर चुका है। घोषणा जो है व्लादिवोस्तोक जो है रूस में आयोजित 10वें पूर्वी आर्थिक मंच जो है यहाँ पर हो रहा था। पूर्वी आर्थिक मंच एक फोरम है जहाँ पर जो है ये घोषणा की गई है कि हमने ये वैक्सीन बना ली है। इस कार्यक्रम में 75 देशों के 8400 प्रतिभागी आए हुए थे और इस समय जो है इस प्रकार की घोषणा की गई है। तो ये हो गया चर्चा में कि कहाँ से चर्चा में है, तो एक चल रहा था, फोरम में मीटिंग हो रही थी जो है, वहां पर जो इस प्रकार की चीजें हुई। अब हम बात करते हैं मुख्य बिंदुओं की। तो लक्षित कैंसर प्रकार, अब आपके मन में आ रहा हो कि मैम हजारों प्रकार के कैंसर है, कौन से कैंसर पे ये वैक्सीन काम करेगी। तो पहला लक्ष्य है कि कोलोरेक्टल कैंसर जो है इस पर टारगेट रखा जाएगा, इसको ठीक करेगा। संभावित भविष्य उपयोग, इसका मतलब है कि इसी कैंसर वैक्सीन का हो सकता है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ भविष्य में हम और भी चीजों के लिए इस्तेमाल कर पाए। पहला है ग्लियोब्लास्टोमा, ये होता है आक्रामक ब्रेन कैंसर, ठीक है। दूसरा है मेलेनोमा जो कि होता है त्वचा का कैंसर, मेलेनोमा, मेलेनिन, ऐसे आप याद रख सकते हो। ऑक्यूलर जो है मेलेनोमा, ये होता है आंखों का कैंसर। इनके लिए भविष्य में हो सकता है यही वैक्सीन काम करे। दीर्घकाल में बात करते हैं तो फेफड़े और अग्न्याशय जैसे जो है कठिन उपचार योग्य कैंसरों पर भी इसी वैक्सीन का हम इस्तेमाल कर पाएंगे। ये सारा इन्होंने बताया है। अब हम बात करें mRNA प्रकार की जो कैंसर प्रणाली है, वो जो वैक्सीन प्रणाली है वो कैसे काम करती है। तो कोविड-19 की आपने वैक्सीन पढ़ी होगी, स्पुतनिक जो है बहुत चर्चा में थी, मॉडर्ना हो गया, पिफिजर हो गया, ये सारी कैंसर वैक्सीन है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो इन्होंने नए प्रकार की कैंसर वैक्सीन बनाई है वो इसी प्रणाली के आधार पर ही बनाई गई है। अब ये काम कैसे करेगी, तो कैंसर कोशिकाओं को पहचानेगी। पहली बात तो सतह पर मौजूद विशेष प्रोटीन और एंटीजन को लक्ष्य बनाएगी। जो कैंसर सेल्स होती है उसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन निकलता है, प्रोटीन वहां पर होता है, तो उनको टारगेट बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, कृत्रिम mRNA शरीर में डालकर कोशिकाओं को कैंसर जैसे प्रोटीन बनाने का आदेश दिया जाएगा। प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया के बारे में बात करते हैं तो टी सेल्स और एंटीबॉडीज हमारी तैयार होकर कैंसर कोशिकाओं पर हमला करेंगी। मतलब जो है शरीर में हम बाहर से जो कैंसर प्रोटीन होता है उसी प्रकार का प्रोटीन जो है आर्टिफिशियली इंटर कराएंगे, ताकि जो है हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, शरीर का जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो एक्टिव हो और जो आर्टिफिशियल जो प्रोटीन है उसको तो नष्ट करे ही करे, साथ में जो सच में कैंसर के प्रोटीन्स वगैरह है या कैंसर है, ट्यूमर है, उसको भी वहां पर खत्म कर देगा। लाभ क्या होगी, तेजी से विकसित होगा, कस्टमाइज किया जा सकता है इसको अपने आधार पर, अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित माना जा रहा है इसको, कि ये जो है बाकी जितने भी इलाज के प्रकार हैं, कीमोथेरेपी हो गया, रेडियोलॉजी हो गया और भी रेडियोथेरेपी हो गया और भी प्रकार के हैं, उनमें सबसे ज्यादा प्रभावी जो है ये रहने वाला है। अब असरकारिता और परीक्षण के बारे में बात करते हैं तो प्री क्लिनिकल टेस्ट जानवरों पर किया गया है, अभी इंसानों पर टेस्ट नहीं किया गया है। 60 से 80% ट्यूमर को कम करता है। पुनरावृत्ति की संभावना कम है। इसका मतलब यहाँ पर यह कि कई बार ऐसा देखा गया, किसी व्यक्ति के कैंसर का ट्रीटमेंट किया गया, ट्यूमर को हटा दिया गया, लेकिन बाद में वो फिर से उसको दोबारा कैंसर हो गया। लेकिन इस वैक्सीन के माध्यम से ये दावा किया जा रहा है कि दोबारा इस प्रकार की चीज नहीं देखने को मिलेगी।
प्रतिरक्षा प्रणाली में लंबे समय तक कैंसर मेमोरी विकसित की। इसका मतलब जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली है उसमें लंबे समय तक इस प्रकार की चीजें रहेंगी कि भविष्य में अगर ऐसा कहीं पर भी प्रोटीन बनता है जो कैंसर कारक हो सकता है, उसको खुद ही नष्ट कर देगा, तो बनने की संभावना खत्म हो जाएगी। अगला चरण यहाँ पर क्या है, हमने देखा अभी कि जो क्लिनिकल ट्रायल हुआ है प्री वाला वो जानवरों पर है, अब हमें करना पड़ेगा इंसानों पर, क्योंकि इलाज तो इंसानों का ही करना है। तो फेज 1, फेज 2 और फेज 3 में जो है ये टेस्ट वगैरह किए जाएंगे। अब वैश्विक और भारतीय संदर्भ के बारे में देखें तो मैंने बताया आपको WHO के अनुसार जो है हर साल विश्व में 1 करोड़ मौतें कैंसर से होती है। सबसे अधिक मामले फेफड़े, स्तन और कोलोरेक्टल कैंसर के ही होते हैं, इसीलिए इन्होंने इसको जो है प्रायोरिटी लिस्ट में रखा। भारत के बारे में बात करते हैं तो हर साल 14 लाख नए केसेस आते हैं। ICMR की रिपोर्ट जो है 2022 के अनुसार, इसमें प्रमुख प्रकार होता है स्तन कैंसर, गर्भाशय, फेफड़े और जो है मुख का कैंसर। अब किफायती mRNA तकनीकी अपनाना भारत के लिए जो है चुनौतीपूर्ण है। अभी चीजें चल रही हैं, भारत के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी रूस से जो बनाई है वो खुद ही अभी जो है क्लिनिकल फेज पे चल रही है। अब आपके मन में आ रहा होगा ये वाली वैक्सीन अलग कैसे है, अलग अलग देश जो है अमेरिका हो गया, चाइना हो गया और ये बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं लगातार जो है वैक्सीन बना रहे हैं कैंसर के लिए, तो ये कैसे अलग है। तो ये सामान्य जो वैक्सीन है वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ होती हैं, जबकि हम बात करते हैं कैंसर वैक्सीन शरीर की सुरक्षा, सेना को कैंसर कोशिकाओं की पहचान व उन्हें खत्म करने की ट्रेनिंग देती है। यह पारंपरिक उपचारों जो हमने देखा था, कीमोथेरेपी हो गया, रेडियोथेरेपी हो गई, इनकी सीमाओं को कम करता है। कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स देखे होंगे, इंसान दवा खा खा के एकदम पागल हो जाता है, ऊपर से बाल झड़ना और नाखून टूटना, ये सारे जो है साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। रेडियोथेरेपी में होता है कि कई बार होता है कि हेल्दी सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो सारे जितने भी हमारे पास प्रकार हैं सबके कुछ बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। चुनौतियां क्या है, अब इस प्रकार की वैक्सीन की कुछ चुनौतियां भी, पहली बात तो यह कि दीर्घकालीन सुरक्षा और प्रभावकारिता की कमी है कि सच में लंबे समय तक काम करेगा कि नहीं। जैसे अगर दोबारा कोरोना आ जाए तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि जिन्होंने कोरोना की सारी वैक्सीन ले रखी है उनको कोरोना नहीं होगा। अगर नया वेरिएंट आ गया तो हो सकता है ना। क्लिनिकल ट्रायल अभी नहीं हुआ है। लागत व सुलभता, ऐसा माना जा रहा है कि mRNA वैक्सीन बहुत महंगी होने वाली है, तो कम आय वर्ग वाले देशों के लिए यह उपलब्ध नहीं हो पाएगी, तो ये इसकी लिमिटेशन हो जाएंगी। नैतिक मुद्दे यहाँ पर यह है कि जीन स्तर पर हस्तक्षेप और अज्ञात दीर्घकालिक प्रभाव भी हो सकते हैं। अब कुछ अन्य पहलुओं को देखें तो कैंसर वैक्सीन की अवधारणा नई नहीं है। जैसे हम बात करते हैं HPV वैक्सीन हो गया, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हो गया, ये सारे जो हैं कैंसर को अप्रत्यक्ष रूप से रोकती हैं और ऐसी चीजें हमारे पास ऑलरेडी हैं। रूस की खोज पहली बार प्रत्यक्ष कैंसर लक्षित है, इसलिए ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। लाखों रोगियों के लिए जो है ये नई उम्मीद की किरण हो सकती है, क्योंकि मैंने बताया WHO ने क्या कहा, 1 करोड़ लोग मरते हैं हर साल कैंसर की वजह से। भारत में 14 लाख हर साल नए मामले आते हैं कैंसर के। ये तो वो है जिनकी स्क्रीनिंग हो गई, जो स्क्रीनिंग नहीं करा पाते हैं, टेस्ट नहीं करा पाते हैं, उनका डेटा सरकार के पास होता ही नहीं। किसी गांव कस्बे में कोई बीमार पड़ा और वो वहीं पर मर गया, उसका डेटा सरकार के पास पहुंचा ही नहीं। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से लगातार अलग अलग देश जो है कैंसर के वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। अब एक प्रश्न हमारा है, इंट्रोमिक्स जो है वैक्सीन किस अंतरराष्ट्रीय मंच पर लॉन्च की गई। मंच भी बताया था मैंने कहां पर लॉन्च किया गया है। तो पहला है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025, संघाई सहयोग संगठन बैठक 2025, पूर्वी आर्थिक मंच ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम 2025 या G20 शिखर सम्मेलन 2025। अब आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप टाइटल आपको और क्लासेस समझ में आ गई होंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहे। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे।